देखिए दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति, जैसे कि आज हुआ है विशाखापट्टनम में, स्टायरीन गैस की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सारे जो घायल हैं, जो बेहोश हैं लोग, उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस में, चाहे रोड पे या कहीं भी। उसके घर वाले जो कॉन्शियस होके, चिंताजनक होकर उसको क्या करते हैं कि बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी मरीज को, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में घायल हुआ है या फिर किसी जहरीली गैस से बेहोश हो चुका है, तो उसको बैठाने की कोशिश मत कीजिए, उसको खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। इससे ये होगा कि जो मरीज शोक में है, जिसका कि बीपी काफ़ी कम होता है, उसके ब्रेन में पहुंचने से वंचित रह जाएगा ब्लड, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मरीज बहुत ही जल्दी ब्रेन डेड हो जाता है। किसी भी जहरीली गैस की वजह से अगर आपके आसपास कोई घायल व्यक्ति है तो उसकी क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। चाहे वो स्टायरीन गैस हो, जैसा कि आज विशाखापट्टनम में हुआ है, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइट हो, जैसा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर हुआ था। तो पहला जो स्टेप है प्राथमिक चिकित्सा में वो ये है कि दोस्तों, मरीज अगर लेटा हुआ है तो उसको लेटा रहने दीजिए, उसको बिठाने की कोशिश मत कीजिए, उसको खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। अब अगला स्टेप ये है दोस्तों कि मरीज की जो नाड़ियां होती हैं, अगर आपको चेक करना आता है सांस मरीज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और उसकी नाड़ियों में पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चेक कीजिए। अगर आपको चेक करनी नहीं भी आता है तो भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, मरीज को बाईं करवट ले लीजिए, और मरीज का जो गला है, नाक है, मुंह है, उसमें से अगर झाग आए हुए हैं, उल्टी आई हुई है, तो उसको निकाल के साफ कर दीजिए। दोस्तों, हमें क्या करना है कि मरीज को किसी भी सख्त जमीन पे, फर्श पे लिटा लेना चाहिए, उसको गद्दे पे नहीं लेटाना चाहिए। अब दोस्तों, नाक, मुंह और गले को साफ करने के बाद मरीज को सीधा लेटा लीजिए, और सीधा लेटाने के बाद उसकी जो छाती होती है, उसकी सामने वाली जो हड्डी होती है दोस्तों, उसके ऊपर अपनी हथेली रखिए। अपनी जो जो कोहनी है उसको नहीं मोड़ना है, कोहनी को बिल्कुल सीधा रखना है, और अपनी जो हथेली है दोस्तों, उसकी जो छाती की जो हड्डी होती है यहाँ पर, उसके ऊपर हथेली अच्छे से फिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों, आपको पूरे जोर से उस मरीज की छाती को दबाना है। अब दबाना कितना है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, अप टू 1/3, 1/3 तक आप उसकी छाती आसानी से बिना किसी चिंता के दबा सकते हो। अब दोस्तों, जो छाती होती है करीबन 5 से 6 सेंटीमीटर तक नीचे दबनी चाहिए, और दोस्तों करीबन 100 बार दबाना है 1 मिनट में। आप बार बार उसकी छाती को दबाना है, पंप करना है। आधी मिनट के बाद अगर हो सके तो मरीज को 2 से 3 लंबे लंबे सांस उसके नाक और मुंह के द्वारा उसके फेफड़ों में ताजी हवा भरने की कोशिश करनी चाहिए। इस क्रिया को करते रहना है जब तक कि आप हॉस्पिटल में ना पहुंच जाएं, और जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के या फिर जो पैरामेडिक स्टाफ है आपकी जगह ना ले लें। क्योंकि होता यह है कि हजारों मरीज एक साथ आ जाते हैं हॉस्पिटल में, और आप भी अपने मरीज को लेकर पहुंच चुके हैं। अगर वहां पे जाके आप अपने मरीज का सीपीआर करना बंद कर देंगे तो वो जो की हुई मेहनत है वो तो खराब गई दोस्तों, क्योंकि 2 या 4 मिनट के अंदर तो मरीज मर ही जाएगा अगर आपने सीपीआर बंद कर दिया। अगर आप सीपीआर लगातार करते रहे दोस्तों तो चिंता की बात नहीं है, जो मरीज है उसके ब्रेन में और उसके फेफड़ों में और उसके हृदय में रक्त का जो एक सर्कुलेशन है वो चल रहा होता है, और मरीज की जो जान है वो बच सकती है। अब दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो व्यक्ति सीपीआर कर रहा है उसको हर 2 मिनट बाद उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आएगा। इसलिए मैं बता देता हूं कि आसपास में जो खड़े हुए लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनसे मदद लेनी है, और जब आप सीपीआर कर रहे हैं तब 1-2 लोगों को बता दीजिए कि मेरे बाद आप मेरी जगह में आके सेम क्रिया करेंगे। कोई भी अगर 4 व्हीलर है या कोई एम्बुलेंस है या कोई ऐसा वाहन है जिसके अंदर की नीचे कोई गद्दा नहीं है, कोई सीट नहीं है, तो उस खाली जगह पे उस वाहन में लेटा करके उस मरीज का सीपीआर करते रहिए और बारी बारी करते रहिए। अब दोस्तों, बात ये होती है कि अगर आप सीपीआर कर रहे हैं और मरीज के मुंह में झाग आ गए, उसके नाक में झाग आ गए या उसने उल्टी कर दी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मरीज को दाएं या बाईं करवट करके तुरंत उंगली से इस तरह से हुक बना के
उसके नाक में से, मुंह में से, गले में से रुमाल की सहायता से वो उल्टी को साफ कर दीजिए। क्योंकि जो आप सीपीआर करेंगे उससे क्या होगा कि अगर नाक और मुंह के अंदर कोई रुकावट रहेगी तो हवा उसके नाक और मुंह से उसके फेफड़ों में नहीं जा पाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मरीज बेहोश है या पता नहीं मर गया है कि जिंदा है, तो आपको सीपीआर करना है कि नहीं करना है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। किसी जिंदा व्यक्ति का भी सीपीआर करेंगे तो वो मरेगा नहीं, उल्टा ये होगा कि उसको सांस आने में या उसका जो ब्लड सर्कुलेशन जो कम बीपी उसका हो चुका है उसमें उसकी मदद मिलेगी। दोस्तों हो सकता है कि आप आबादी से दूर कहीं फंसे हुए हैं या फिर हो सकता है कि शहर में ही किसी गली में, मोहल्ले में आप सीपीआर कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति का, तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसको बोलिए कि मोबाइल से 108, 102 या 100 नंबर मिला के सूचना दीजिए कि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी बाइक पे बेहोश मरीज को बैठाने की या फिर किसी इस तरह की कार में पीछे सीट पे अगर मरीज को बैठाने की कोशिश करेंगे और उसको वहां से हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कि आपका मरीज तो पहले ही ब्रेन डेड होना ही होना है। और दोस्तों अगर आप कारखाने में ही ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं कि लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है तो मरीज के नाक और मुंह के ऊपर भी गीला कपड़ा निचोड़ के रखिए और आप अपने नाक और मुंह को भी गीले कपड़े से ढक के रखिए। और सीपीआर लेकिन चालू रखना है, सीपीआर बंद नहीं करना है। सीपीआर बंद कर देंगे तो आपका मरीज तो जाना ही जाना है, वो भगवान को प्यारा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए सीपीआर बंद नहीं करना है, सीपीआर करते रहिए। चाहे आप कारखाने में हैं या फिर किसी रास्ते में हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रोड पे जा रहे हैं, तब भी सीपीआर बंद नहीं करना है।